You are watching Gatecrackers. For more videos and latest updates, please subscribe our channel. नमस्कार दोस्तों, मैं साहब सिंह स्वागत करता हूं आप लोगों का। दोस्तों आज हम लोग नेटवर्क एनालिसिस में ये जो तीन पावर्स हमने लिखी हुई हैं, इन तीन पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। इन तीन पावर्स को समझने के लिए आपको ये समझना होगा। देखिए यहां पे अगर एक रजिस्टर लगा हुआ है, एक इंडक्टर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, दिस इज आर, दिस इज एक्सएल एंड एक्ससी। आप देखिए यहां पे रजिस्टर जो होगा वो रियल एक्सिस पे होगा और इंडक्टर का रिएक्टेंस जो होगा वो आपका पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे और कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस होगा वो नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे। अब यहां पे डिपेंड करता है, फर्स्ट केस ये हो सकता है कि एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी। उस केस में क्या होगा कि जब एक्सएल की वैल्यू एक्ससी से बड़ी होगी तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कहां की तरफ आएगा, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस की तरफ आएगा। दैट मींस वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि इंडक्टर ही हो। मान लीजिए इसका रिएक्टेंस 4J हो, इसका 3J हो, तो 4J माइनस 3J करेंगे तो J ओनली 1 इंटू J, तो ऐसा लगेगा जैसे 1J रिएक्टेंस वाला एक इंडक्टर लगा हो। मतलब जिस भी सर्किट में L और C एक साथ लगे हुए होते हैं तो वो उनका सीरीज में, तो उनका ओवरऑल रिजल्टेंट जो है वो आइदर इंडक्टर की तरह बिहेव करेगा या फिर कैपेसिटर की तरह। ये हमने रेजोनेंस वाले जो टॉपिक है उसमें बहुत डिटेल में समझाया था। तो इस केस में जो हमारा सर्किट है वो कैसा सर्किट होगा, इंडक्टिव। अब रजिस्टर अगर साथ में लगा हुआ है तो इंडक्टर प्लस रजिस्टर, और नहीं लगा हुआ है तो प्योर इंडक्टिव। सेकंड केस की अगर हम बात करें कि अगर XC इज ग्रेटर देन हो जाए हमारा XL, तो नॉर्मल सी बात है कि जो रिजल्टेंट आएगा वो नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस की तरफ आएगा। दैट मींस वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि सर्किट कैसा हो, हमारा कैपेसिटिव सर्किट हो। अब यहां पे देखिएगा इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट तो हम पहचान लेते हैं बहुत ही आसानी से। ऐसा भी हो सकता है किसी सर्किट में RLC तीनों ना होके सिर्फ दो ही एलिमेंट हो, या तो रजिस्टर और इंडक्टर या फिर रजिस्टर और कैपेसिटर। तो वहां पे हमें पहचानने की आवश्यकता नहीं है कि ये RL या RC किसकी तरह बिहेव करेगा, क्योंकि जो लगा होगा वही होगा। लेकिन अगर तीनों लगे हुए हैं तो हमें ये कंफर्म है कि रजिस्टिव तो रहेगा ही, इंडक्टिव या कैपेसिटिव में से जिसका रिएक्टेंस ज्यादा होगा ओवरऑल इफेक्ट उसका ही होगा, और सेकेंड वाले का इफेक्ट माइनस होके जो बड़ी वाली वैल्यू है वो छोटी हो जाएगी। तो यहां पे दो चीजें हमें ये पता चल गई, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रेजोनेंस में। अब बात आती है कि कितने टाइप की पावर पॉसिबल है। पावर की अगर हम बात करें तो अब हमें इतना तो पता चल गया यहाँ पे कि अगर इंपीडेंस होगा तो इंपीडेंस में एक रियल पार्ट होगा और दूसरा जो इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो उस इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू अगर हम देखें तो जैसे एक्सएल इज इक्वल टू, अगर हम लिख दें जे ओमेगा एल, एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन जे ओमेगा सी, तो हम लिख सकते हैं प्लस जे ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी, क्योंकि 1 अपॉन जे ओमेगा सी को हम लिख सकते हैं, ये सभी को पता है, माइनस जे अपॉन ओमेगा सी, तो जे कॉमन ले लिया। दैट मींस यहां पे या तो वैल्यू आएगी ए प्लस जेवी या फिर वैल्यू आएगी ए माइनस जेवी। ए प्लस जेवी और ए माइनस जेवी के केस में देखिए एक तो पावर इस रियल पार्ट के कारण आएगी, रियल पार्ट में जो पावर एब्जॉर्ब हो रही है रियल पार्ट में वो एक पावर हमें मिलेगी, और दूसरी पावर जो है जो इमेजिनरी पार्ट में जो पावर एब्जॉर्ब होगी। लेकिन आपको हम बता दें, आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमने समझाया भी था कुछ वीडियोस में कि जो इमेजिनरी यानी कि जो रिएक्टिव एलिमेंट है वो एक साइकिल में जितनी पावर एब्जॉर्ब करते हैं दूसरे साइकिल में उतनी ही पावर रिलीज कर देते हैं। दैट मींस ओवरऑल उनकी जो एवरेज पावर होती है, एवरेज पावर एब्जॉर्प्शन, वो टोटल क्या हो जाती है, एवरेज 0 हो जाती है। लेकिन यहां पे अगर हम बात करेंगे कि हमें दो टाइप की पावर दिखेंगी, एक तो दिखेगी रियल पावर, एक दिखेगी हमें इमेजिनरी पावर। रियल पावर कौन सी पावर होगी, जो पावर किसमें एब्जॉर्ब हो रही है, कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, रजिस्टर एब्जॉर्ब कर रहा है। इमेजिनरी पावर कौन सी पावर होगी, जो रिएक्टिव एलिमेंट का इफेक्टिव पार्ट, इफेक्टिव मतलब ओवरऑल, इट में भी कैपेसिटर और इंडक्टर और बोथ, वो जितना पावर एब्जॉर्ब कर रहा है वो पावर हमारी क्या कहलाएगी, वो पावर हमारी कहलाएगी इमेजिनरी पावर या रिएक्टिव पावर। तो यहां पे देखिएगा ये जो पावर लिखी हुई है एक्टिव पावर, दिस इज ऑल्सो रियल पावर भी कहलाती है ये। तो रियल पावर या एक्टिव पावर वो पावर है जो किसमें एब्जॉर्ब हो रही है, एक रेजिस्टेंस एब्जॉर्ब कर रहा है। रिएक्टिव पावर जो पावर है वो क्या है, प्योर इमेजिनरी पावर है। और तीसरी पावर जो है वो कॉम्प्लेक्स पावर है, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट। तो ध्यान रखिएगा
कि ये रियल है ये इमेजिनरी है, दोनों को ऐड करेंगे तो या तो वैल्यू आएगी पी ए प्लस JPR दैट इज इक्वल टू पी स्मॉल ए को हमने अपेरेंट पावर लेके रखा है, जिसे कॉम्प्लेक्स पावर भी बोलते हैं, PC लिख देते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स पावर, या फिर PC इज इक्वल टू आएगा PA माइनस JPR। डिपेंड करता है कि रिएक्टिव पावर पॉजिटिव आ रही है या रिएक्टिव पावर नेगेटिव आ रही है। ये अगर समझ लिया तो कभी गलती नहीं होगी। तो ध्यान रखना रिएक्टिव पावर पॉजिटिव कब आएगी? जब इंपीडेंस में पॉजिटिव रिएक्टेंस होगा। रिएक्टिव पावर नेगेटिव कब आएगी? जब इंपीडेंस में नेगेटिव रिएक्टेंस होगा। और पॉजिटिव रिएक्टेंस कौन देता है? इंडक्टर, और नेगेटिव रिएक्टेंस कौन देता है? कैपेसिटर। दैट मींस जब इंडक्टिव सर्किट होगा रजिस्टर प्लस इंडक्टर, तो उस केस में हमें पावर का जो पावर मिलेगी वो रियल प्लस इमेजिनरी। लेकिन जब कैपेसिटिव सर्किट होगा तो हमें मिलेगी रियल माइनस इमेजिनरी। रियल अगर रेजिस्टेंस उसमें इंक्लूडेड है तो रियल पावर तो मिलेगी ही, और प्लस अगर कैपेसिटर है तो नेगेटिव इमेजिनरी पावर, और इंडक्टर है तो पॉजिटिव इमेजिनरी। तो एक चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिए, और वो चीज इंपॉर्टेंट ये है कि अगर सर्किट हुआ हमारा RL तो हमें ये पावर मिलेगी, और सर्किट अगर हुआ RC तो हमें कॉम्प्लेक्स पावर ऐसी मिलेगी। अगर सर्किट हुआ RLC तो आपको पहले ये पहचानना पड़ेगा कि XL ग्रेटर देन XC है या XC ग्रेटर देन XL है। अगर XL ग्रेटर देन XC है दैट मींस ओवरऑल सर्किट ये इंडक्टिव की ही तरह बिहेव करेगा। दैट मींस वो कैसे बिहेव करेगा? जैसे RL सर्किट हो। उस केस में भी हमें कॉम्प्लेक्स पावर यही मिलेगी। अगर XC ग्रेटर देन XL है तो ये कैपेसिटिव यानी कि RC सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और उस केस में हमें कॉम्प्लेक्स पावर जो मिलेगी वो ये मिलेगी PA माइनस JPR। यहां तक तो ठीक है। थोड़ा सा ये हम फॉर्मूलाज की बारे में बात कर लेते हैं कि ये कैसे आए हमारे यहां पे VI cos थीटा और VI या VI sin थीटा। तो देखिएगा यहां पे अगर हम x एक्सिस पे वोल्टेज को लें और मान के चलें कि करंट जो है वो थीटा डिग्री से लीड कर रही है, करंट थीटा डिग्री से लीड कर रही है, तो यहां पे जो वैल्यू मिलेगी हमें वो मिलेगी I cos थीटा, और ऊपर जो हमारी वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी I sin थीटा। ये एक केस बन सकता है। दूसरा केस हमारे पास ये भी बन सकता है कि करंट जो है वो लैग कर रही हो। पहले में करंट क्या कर रही है? लीड कर रही है। दूसरे में करंट लैग भी कर सकती है। ये हमारा V हो गया, सॉरी ये V हो गया, तो यहां पे आ जाएगा I cos थीटा, यहां पे आ जाएगा हमारा I sin थीटा। अब ये दोनों केस समझिएगा जरा। आपको इतना पता है कि अगर करंट लीड कर रही है वोल्टेज से, करंट जो है वो लीड कर रही है, तो कंफर्म है ये RC सर्किट है। अगर करंट लैग कर रही है यानी कि वोल्टेज लीड कर रहा है, दैट मींस कंफर्म है कि ये RL सर्किट है। ये RL सर्किट है और ये RC सर्किट है। तो अगर आप पावर ट्रायंगल यहां बनाने की कोशिश करोगे तो आपको पता है कि RL सर्किट में पावर जो है वो कॉम्प्लेक्स पावर में प्लस साइन आएगा, और RC सर्किट में जो पावर में साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा। दैट मींस यहां पे पावर जो कॉम्प्लेक्स पावर का अगर हम कैलकुलेशन निकालें तो हमारी कॉम्प्लेक्स पावर, ये अगर कॉम्प्लेक्स पावर है तो यहां पे हमें मिलेगा कॉम्प्लेक्स पावर इज इक्वल टू VI, ये थीटा, यहां पे मिला VI cos थीटा दैट इज अपरेंट पावर, यहां मिला VI sin थीटा दैट इज रिएक्टिव पावर। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि PC इज इक्वल टू PA प्लस JPR। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि RL सर्किट पहचानना इंपॉर्टेंट है। अगर आप RL सर्किट पहचान गए तो आप ये कंफर्म पता कर लोगे कि कॉम्प्लेक्स पावर का फॉर्म कैसा होगा, क्योंकि क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, अभी हम देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमें ये पहचानना कि कॉम्प्लेक्स पावर का फॉर्म A प्लस JB है या A माइनस JB है। ये आप तभी पहचान पाओगे जब आप ये पता कर लोगे कि सर्किट RL है या RC है। दिमाग में बिठा लो कि इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीड करता है और कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड
लीड करती है, यहाँ करंट लीड कर रही है, दैट मींस ये आरसी सर्किट है, यहाँ वोल्टेज लीड कर रहा है, दैट मींस ये आरएल सर्किट है। और आरएल सर्किट में पॉजिटिव रिएक्टेंस भी पॉजिटिव आता है तो कॉम्प्लेक्स पावर में भी पॉजिटिव साइन, आरसी सर्किट में रिएक्टेंस नेगेटिव आता है तो कॉम्प्लेक्स पावर में नेगेटिव साइन। मीन इसका अगर हम कॉम्प्लेक्स पावर देखेंगे तो इसकी कॉम्प्लेक्स पावर नीचे आएगी VI, यहां पे क्या हो जाएगी VI cos थीटा, अगर ये थीटा है, और यहां पे जो है वो वैल्यू हो जाएगी हमारी VI sin थीटा। ये हमारी हो गई एपरेंट पावर, ये हमारी हो गई रिएक्टिव पावर, सॉरी ये हमारी हो गई एक्टिव पावर, ये हो गई रिएक्टिव पावर, ये कॉम्प्लेक्स पावर को ही एपरेंट पावर बोलते हैं। तो यहां कॉम्प्लेक्स पावर इज इक्वल टू होगा PA माइनस JPR, क्योंकि ये निगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे है हमारी कौन सी पावर, रिएक्टिव पावर। तो अभी तक अपने दिमाग में जो चीजें बिठाना है वो ये बिठा लीजिए कि एक्टिव पावर प्योर रियल पावर होती है और वो रियल एक्स एक्सिस पे होती है और वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, एक्टिव पावर हमेशा पॉजिटिव होगी। रिएक्टिव पावर जो है वो प्योर इमेजिनरी पावर होती है और वो इमेजिनरी एक्सिस पे होगी। हो सकता है ये प्लस में हो सकता है ये माइनस में हो। अगर ये प्लस में है दैट मींस सर्किट इज RL, ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगर ये माइनस में है दैट मींस सर्किट इज RC सर्किट। तो कॉम्प्लेक्स पावर के बारे में हमें ये पता चल गया कि ये पॉजिटिव नेगेटिव जो साइन है उसका रियल और इमेजिनरी के बीच में वो पॉजिटिव नेगेटिव साइन कब आएगा। अगर एपरेंट पावर की आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो इसी का क्या ले लोगे, मॉड ले लोगे, तो अंडर रूट ऑफ PA स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, तो आप इसका स्क्वायर करके देख लीजिए, अंडर रूट ऑफ VI का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस VI का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और अंडर रूट, इसको कर देंगे तो आपके पास PC वही आ जाएगी। देखिए VI बाहर आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। दैट मींस PC इज इक्वल टू VI, PC की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू VI, जिसे आप एपरेंट पावर बोल सकते हो। ये तो हुआ, यहां हमें इतना पहचानना सीखे कि पावर में, कॉम्प्लेक्स पावर में साइन कैसा होगा और हम ये कैसे पहचानेंगे कि कॉम्प्लेक्स पावर हमारी पॉजिटिव नेगेटिव कौन से सर्किट की होगी। तो हमें सर्किट पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और यहां पे चीज है वो है यूनिट। आप यूनिट देख के भी पहचान सकते हो। कई बार सिर्फ क्वेश्चन में पूछा जाता है डिटरमाइन दी पावर और इन यूनिट लिखा रहता है, तो आपको वो नाम नहीं देगा कि कौन सी पावर। तो ध्यान रखना VI दैट मींस वोल्ट एम्पियर या फिर VA लिखा रहता है। अगर ऐसा यूनिट, इस यूनिट में पावर पूछी गई है VA में, तो समझ जाइए कि एपरेंट पावर पूछी गई है। और ऑप्शन में अगर आपको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा है तो उसका मॉड पूछा गया है, अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा है दैट मींस वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पूछी गई है। मॉड पूछा है तो इजी हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपको ये पता नहीं करना पड़ेगा कि सर्किट RL है या RC, क्योंकि मैग्नीट्यूड चाहे A प्लस JB की निकालो या A माइनस JB की, दोनों की मैग्नीट्यूड अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आएगी। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आंसर पूछा गया है तो आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस ये बनेंगी आपके लिए कि आपको ये पता करना पड़ेगा कि वेदर द सर्किट इज RL और सर्किट इज RC। दूसरी चीज ध्यान रखना कि जब भी यूनिट लिखी हो वॉट्स या W लिखा हो, दैट मींस रियल पावर पूछ रहा है वो आपसे, जिसको एक्टिव पावर भी बोलते हैं। अगर यूनिट लिखी हो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव या फिर VAR, देखिए VA लिखा हो तो एपरेंट या कॉम्प्लेक्स पावर, लेकिन VAR लिखा हो तो ये इमेजिनरी पावर है। R से आप रियल मत समझना, R मतलब रिएक्टिव है यहां, दैट मींस इमेजिनरी। रिएक्टेंस कैसा होता है, इमेजिनरी। तो इमेजिनरी पावर है और उसकी वैल्यू कितनी होती है, VI sin थीटा। तो ये तो हो गई इमेजिनरी पावर। अब इसकी वैल्यू हो सकता है इसकी मैग्नीट्यूड पूछ लें या हो सकता है J के साथ पूछ लें। तो J में प्लस या माइनस कब लगेगा, RL के लिए पॉजिटिव, RC के लिए नेगेटिव। हम एक न्यूमेरिकल भी करा देंगे। यहां इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय एपरेंट पावर या कॉम्प्लेक्स पावर का जो मैग्नीट्यूड होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एपरेंट पावर। इसको अगर हम देखेंगे तो ये है VI cos थीटा एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय कॉम्प्लेक्स पावर का मॉड जो है वो कितना है, VI sin थीटा। ये जो लिखा है ये कॉम्प्लेक्स पावर का मॉड है, सॉरी VI, ये क्या है VI। दोनों का रेशियो निकालेंगे तो आपके पास सिंपली आ जाएगा cos थीटा, जिसको बोलते हैं पावर फैक्टर। ध्यान रखना
एक्टिव पावर एंड एपरेंट पावर के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा। एपरेंट पावर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं, वो सॉरी कॉस थीटा होता है, उसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर। ध्यान रखना, एक्टिव पावर एंड एपरेंट पावर का जो रेशियो होता है वो कितना आता है, कॉस थीटा आता है, और उसे बोला जाता है पावर फैक्टर। अब ये पावर फैक्टर इंडिकेट क्या करता है, ये देखिएगा यहां से, अगर पावर फैक्टर की वैल्यू हमें पता है, थीटा जो है अगर हम मान के चले 0 से 90 के बीच में, तो आप देखिए थीटा अगर हम छोटा रखें, एंगल छोटा रखें, 0 डिग्री रखें, यहां पे V और I के बीच की बात कर रहे हैं, एंगल अगर हम 0 डिग्री रखेंगे तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में आ जाएंगे। उस केस में cos 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और उस केस में एक्टिव पावर आपको मैक्सिमम मिलेगी कितनी, VI, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। और रिएक्टिव पावर हो जाएगी VI sin 0 0, दैट मींस रिएक्टिव पावर हो जाएगी 0। तो ये आइडियल कंडीशन बन जाएगी। आइडियली पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1, और cos थीटा कभी 1 से बड़ा हो नहीं सकता, दैट मींस पावर फैक्टर विल नेवर बी ग्रेटर देन 1। अगर हम थीटा को बढ़ाते जाएं, दैट मींस वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस बढ़ाते जाएं, अगर हम फेज डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे दैट मींस थीटा बढ़ता जाएगा, तो cos थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी। cos थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी तो VI इंटू cos थीटा, दैट मींस एक्टिव पावर यानी कि रियल पावर कम होती जाएगी, और इमेजिनरी पावर जो है वो हमारी बढ़ती जाएगी। तो आइडियल कंडीशन में cos थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर पावर फैक्टर ये इंडिकेट करता है कि कितने परसेंट जो पावर है आपकी वो रियल है। पावर फैक्टर की वैल्यू अगर मैक्सिमम होगी, दैट मींस पूरी की पूरी जो कॉम्प्लेक्स पावर है वो पूरी की पूरी कैसी है, रियल है। लेकिन अगर पावर फैक्टर की वैल्यू कम होती जा रही है, दैट मींस कुछ पार्ट रियल है और कुछ पार्ट इमेजिनरी है, तो हमारे पास रिएक्टिव पावर भी आ जाएगी। यहां एक इंपॉर्टेंट चीज होती है पावर फैक्टर के बारे में, वो ये बोली जाती है कि पावर फैक्टर जो है वो लीडिंग है या लैगिंग है। लैगिंग और लीडिंग पावर फैक्टर अगर आपने समझ लिया तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएंगे। जब भी बोला जाए लीडिंग या लैगिंग तो आप करंट पे फोकस कीजिए। अगर करंट लीडिंग है तो पावर फैक्टर लीडिंग, अगर करंट लैगिंग है तो पावर फैक्टर लैगिंग। देखिए यहां पे करंट जो है वो लैग कर रही है, दैट मींस यहां लैगिंग पावर फैक्टर कहलाएगा, लैगिंग पावर फैक्टर। यहां करंट जो है वो लीड कर रही है वोल्टेज से, तो ये लीडिंग पावर फैक्टर कहलाएगा। लेकिन आपको पता है कि जब करंट लैग करती है वो RL सर्किट होता है। करंट जब वोल्टेज से लैग करती है तो RL सर्किट होता है, और RL सर्किट में कॉम्प्लेक्स पावर में क्या आता है, प्लस आता है। देखिए पावर फैक्टर है लैगिंग, लेकिन कॉम्प्लेक्स पावर में प्लस आ रहा है। यहीं पे सब लोग गलती कर जाते हैं, जो ये गलती आपको नहीं करना है। सर्किट पहचान लीजिए, या तो क्वेश्चन में ये हिंट दी होगी, लैगिंग पावर फैक्टर दैट मींस सर्किट RL है, इंडक्टिव सर्किट है। लैगिंग पावर फैक्टर का मतलब ही है इंडक्टिव सर्किट, क्योंकि लैगिंग और लीडिंग, यहां लैगिंग या लीडिंग पावर फैक्टर का मतलब होता है करंट लैग कर रही है या लीड कर रही है। यहां पे लीडिंग पावर फैक्टर है, दैट मींस करंट लीड कर रही है, और करंट लीड कर रही है दैट मींस वोल्टेज लैग कर रहा है। वोल्टेज लैग किस में करता है, RC सर्किट में। और RC सर्किट में जो कॉम्प्लेक्स पावर आती है वो आती है एक्टिव पावर माइनस J इंटू रिएक्टिव पावर। तो यहां देखिए लीडिंग वर्ड है लेकिन पावर में कैसा साइन आ रहा, माइनस। लैगिंग वर्ड है लेकिन पावर में कैसा साइन आ रहा है, पॉजिटिव साइन आ रहा है। ये अगर समझ गए तो आप कभी गलती नहीं करोगे। अब हम देखने जा रहे हैं इसका न्यूमेरिकल जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, इन अ सर्किट कॉम्प्लेक्स पावर इज 3 + J4, मतलब एक सर्किट में इतनी कॉम्प्लेक्स पावर या पावर एब्जॉर्ब हो रही है। इन अ सर्किट एब्जॉर्ब पावर इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म इज 3 + J4 वोल्ट एम्पियर। देन डिटरमाइन the type of the circuit, whether it is RL or RC, power factor is leading or lagging, whether the circuit is, power factor is leading or lagging power factor। active power in watt, active power लिखा है तो आपको ध्यान रखना है कि watt में ही यूनिट आएगी। इतना भी पूछा जा सकता था कि power in watt, that means वो एक्टिव पावर की बात कर रहा है। पावर इन VAR, that means वो रिएक्टिव पावर की बात कर रहा है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। जब आपको कुछ नहीं लिखा है तो आपको सिंपली मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। और साथ ही साथ एक और चीज यहां पे पूछा जा सकता है कि एपरेंट पावर बताइए। एपरेंट पावर दैट मींस मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है यहां पे, एपरेंट पावर इन VA, वोल्ट एम्पियर।
तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन होता है अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। टाइप ऑफ दी सर्किट अगर आपको पता करना है, देखिए हमने बताया था कि कॉम्प्लेक्स पावर में जैसा प्लस माइनस होगा वही हमारा इंपीडेंस में होगा, दैट मींस इंपीडेंस में भी प्लस ही आएगा। और पॉजिटिव जो रिएक्टेंस है वो किसका होता है, इंडक्टर का, दैट मींस ये कंफर्म आरएल सर्किट है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है कि सर्किट है हमारा आरएल। आरएल सर्किट में हमें ये तो पता है कि वोल्टेज जो है लीड करता है और करंट जो है वो लैग करती है, दैट मींस अगर वोल्टेज यहां होगा तो करंट नीचे कहीं होगी। वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करती है। तो हम देख रहे हैं कि वोल्टेज लीड करेगा और करंट लैग करेगी, और करंट अगर लैग करती है तो पावर फैक्टर लैगिंग होगा, और करंट अगर लीड करती है तो पावर फैक्टर लीडिंग होगा। दैट मींस यहां पे देखिए करंट जो है वो लैग कर रही है तो पावर फैक्टर जो है लैगिंग पावर फैक्टर है। एक्टिव पावर इन वॉट, आपको पता है रियल पार्ट जो है वही एक्टिव पावर होता है, तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 3 वॉट। रिएक्टिव पावर इन VAR, जो इमेजिनरी पार्ट है वही क्या होता है, रिएक्टिव पावर। तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो 4 VAR। एपरेंट पावर की अगर बात करें तो कॉम्प्लेक्स पावर की जो मैग्नीट्यूड है वही हमारी क्या हो जाएगी, एपरेंट पावर, दैट मींस √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 5 वोल्ट एम्पियर। ये आ चुकी है एपरेंट पावर। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, इन अ सीरीज आरसी सर्किट PA, यहां पे ये जो PA है ये लिखा हुआ है PA, स्मॉल a लिखा नहीं है कि आपको पहचानना है ये एक्टिव पावर है या एपरेंट पावर है, इज इक्वल टू 5 वोल्ट एम्पियर। वोल्ट एम्पियर जब यूनिट होती है तो हमें पता है कि ये पावर क्या है, एपरेंट पावर है। ये सिंबल देख के नहीं पहचान सकते आप, तो किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड पावर फैक्टर इज इक्वल टू 4/5। जब पावर फैक्टर की बात करें तो हमें पता है पावर फैक्टर जो है वो क्या होता है, cos थीटा। तो तुरंत एक ट्रायंगल बना लीजिए, यहां थीटा लिख लीजिए। cos थीटा इज इक्वल टू, हमें पता है cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मींस यहां पे बेस है 4, हाइपोटेनियस है 5। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये कितना निकलेगा, 3 निकलेगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, दैट इज इक्वल टू 9। तो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहां पे ये हमें पता चल गया कि रियल एक्सिस पे मैग्नीट्यूड कितनी है, इमेजिनरी एक्सिस पे मैग्नीट्यूड कितनी है, और ये वाली वैल्यू जो है वो हाइपोटेनियस की वैल्यू जो है वो कितनी है, ये हमें पता चल गया। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पावर फैक्टर इज लीडिंग और लैगिंग। तो आप ये देखिए सर्किट कौन सा है, बोल रहा है सर्किट आरसी है। आरसी सर्किट में हमें पता है कि करंट लीड करती है और वोल्टेज लैग करता है। वोल्टेज लैग करेगा, करंट लीड करेगी। करंट जब लीड करती है तो कंफर्म है कि पावर फैक्टर जो है वो कैसा हो जाएगा, लीडिंग पावर फैक्टर। तो आरसी सर्किट में पावर फैक्टर तो हो गया लीडिंग पावर फैक्टर। अब यहां पे बात की जा रही है कि आप ये बताइए कॉम्प्लेक्स पावर कितनी होगी, कॉम्प्लेक्स पावर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे। तो बहुत आसान सा तरीका है, अगर आपके पास एपरेंट पावर है तो आपको पता है एपरेंट पावर इज इक्वल टू होता है VI, दैट इज इक्वल टू आपको 5 वोल्ट एम्पियर गिवन है। आपको पता है एक्टिव पावर इज इक्वल टू होता है VI cos थीटा, दैट मींस 5 इंटू cos थीटा की वैल्यू 4/5। तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहां पे जो आपका कौन सी पावर हो गई है, एक्टिव पावर। एक्टिव पावर की वैल्यू आपको पहले मिल चुकी है कितनी, 4 वॉट्स। तो एक्टिव पावर जो वॉट्स में जो होगा वो पहले फिल कर दीजिए, कितना आ गया, 4 वॉट्स आ गया, ये आंसर आ गया। अगर आप रिएक्टिव पावर की बात करें तो रिएक्टिव पावर इज इक्वल टू होता है VI sin थीटा। VI की वैल्यू ऑलरेडी आपको 5 गिवन है। sin थीटा यहां पे आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मींस 3/5। sin थीटा इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं 3/5। तो यहां से आंसर आ जाएगा 3, दैट मींस रिएक्टिव पावर की वैल्यू आ गई 3 VAR। तो कॉम्प्लेक्स पावर इज इक्वल टू क्या होगा, PA प्लस माइनस J
पी आर। अब माइनस होगा या प्लस होगा ये कैसे पहचानोगे, ये देखना है आरसी से। आरसी सर्किट में जो इंपीडेंस आता है वो ए माइनस जे भी आता है, क्योंकि रिएक्टिव पार्ट जो है वो कैपेसिटर का नेगेटिव होता है। दैट मींस कॉम्प्लेक्स पावर में भी ये वाला पार्ट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो बिल्कुल आसान है। जो एक्टिव पावर है वो कितनी थी 4, तो ये माइनस जे इंटू 3, तो कॉम्प्लेक्स पावर यहां पे आ चुकी है 4 माइनस J3। तो ध्यान रखना यहां पे खेल सिर्फ इतना है कि आप रियल पावर निकाल लो, इमेजिनरी पावर निकाल लो। कॉम्प्लेक्स पावर निकालते समय प्लस माइनस का ध्यान रखना है, और प्लस माइनस तभी बता सकते हैं जब हम ये बताएं कि रिएक्टेंस जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। इंडक्टर का रिएक्टेंस पॉजिटिव होता है, कैपेसिटर का रिएक्टेंस नेगेटिव होता है। दैट मींस हम ये तभी डिसाइड कर पाएंगे जब हमें ये पता चल जाए कि सर्किट आरसी है या आरएल है। और आरसी और आरएल में हमें पता है कि आरसी सर्किट में करंट जो है लीड करती है और आरएल में करंट जो है वो लैग करती है। तो अगर हमें करंट के बारे में पता चल जाए तो हम सर्किट के बारे में पता कर सकते हैं। और करंट अगर लीड होती है तो लीडिंग पावर फैक्टर, और करंट लैग होती है तो लैगिंग पावर फैक्टर। मतलब ये सारे के सारे एक दूसरे से लिंक हैं, सर्कुलर टाइप के बन रहा है। तो आप एक चीज अगर पकड़ लेते हो तो पूरा का पूरा आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया, इन अ सीरीज सर्किट इंपीडेंस इज गिवन, पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द सर्किट इज 9 वॉट। अब यहां पे ध्यान दीजिए कि वॉट में पावर गिवन है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वॉट में जो पावर है वो एक्टिव पावर है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। दैट मींस यहां पे आपको VI cos थीटा की वैल्यू गिवन है 9 वॉट। क्वेश्चन में पूछा है डिटरमाइन द पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द सर्किट इन VA। देखिए ये आपको एक्टिव पावर गिवन है। VA यूनिट में जो पूछा है वो कौन सी पावर होगी, एपरेंट पावर होगी। तो आपसे एक तो उसने एपरेंट पावर पूछ ली है। एपरेंट पावर कितना होगा, VA होगा। ये हो गई आपकी एपरेंट पावर। एपरेंट को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर दे। साथ ही साथ VAR ये हो जाएगी किसमें, आपकी VA में। VAR मतलब रिएक्टिव पावर। तो एक आपकी रिएक्टिव पावर भी आपसे पूछी गई है जिसकी वैल्यू होगी VI sin थीटा, जिसको आप PR भी बोल सकते हो। और भी इसके बारे में बहुत कुछ पूछा जा सकता था, जैसे कि आपसे ये भी पूछ सकता था यहाँ पे कि आप ये बताइए कि पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी है, या फिर ये सर्किट RC है या RL है, यहाँ पावर फैक्टर लीडिंग होगा या लैगिंग पावर फैक्टर होगा। तो बहुत आसान है कैलकुलेट करना। एक और चीज यहां पे पूछी है, कॉम्प्लेक्स पावर भी पूछ ली है इसने। तो कॉम्प्लेक्स पावर जो है वो हमारी कितनी होगी, कॉम्प्लेक्स पावर हमारी होगी एक्टिव पावर अब प्लस या माइनस J इंटू रिएक्टिव पावर, और यूनिट हो जाएगी VA इज इक्वल टू VA। ये बिल्कुल आसान है, प्लस होगा या माइनस। जब इंपीडेंस क्लियरली गिवन है तो जो साइन इंपीडेंस में होता है वही कॉम्प्लेक्स पावर में होता है, तो नेगेटिव साइन। अब देखिए कुछ क्वेश्चन की आपको आंसर तुरंत मिल जाएगी कि इंपीडेंस में आ रहा है A माइनस जे बी, दैट मींस रिएक्टेंस जो है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव रिएक्टेंस जो है वो कैपेसिटर का होता है। दैट मींस RC सर्किट है कंफर्म। और RC सर्किट में हमें पता है कि वोल्टेज जो है वो लैग करता है और करंट जो है वो लीड करती है। करंट लीड करती है, और करंट अगर लीड करती है तो ये तो कंफर्म हो गया कि लीडिंग पावर फैक्टर यहां पे होगा। पावर फैक्टर के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाता तो आप तुरंत बोल लेते कि लीडिंग पावर फैक्टर। cos थीटा की वैल्यू अगर निकालना है तो आप चाहे तो आपको पावर ट्रायंगल गिवन हो या फिर आपको इंपीडेंस ट्रायंगल गिवन हो, दोनों से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए रियल पार्ट की वैल्यू है 6, इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू है -8j, नीचे की तरफ लिख देंगे। और इसी में यहां पे अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो पाइथागोरस थ्योरम से ये अगर 6 है, ये हमारा R हो गया, ये हमारा XC हो गया, तो Z की वैल्यू अगर हम Z की मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो हमें पता है कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 64 का अंडर रूट, दैट मींस 100 का रूट हो जाएगा 10। तो Z की जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास कितनी आ चुकी है, 10 आ चुकी है। जब 10 आ चुकी है और ये एंगल हमारा रियल एक्सिस से अगर थीटा है तो cos थीटा हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान रखो cos थीटा sin थीटा निकालो तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, इस साइन से मतलब नहीं। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कौन सा कहलाता है, जहां पे
डायगोनल के साथ में जो एंगल बनाता है जो वाली साइड वो बेस कहलाता है, और जो साइड एंगल नहीं बनाती है वो कहलाती है आपकी परपेंडिकुलर। तो कितना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 6/10 दैट मींस 3/5 cos थीटा आ गया। साइन थीटा अगर कैलकुलेट करना है तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर की वैल्यू ये दिख रही है 8 मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड की बात करें तो 8/10 दैट मींस 4/5। तो यहां साइन थीटा और कॉस थीटा पता चल गया है अगर आपको, तो अब तो बिल्कुल आसान है। देखिए 9 वॉट जो है वो आपको क्या गिवन है, VI cos थीटा की वैल्यू गिवन है। आपको पता क्या करना है, VI पता करना है। देखिए अगर आपको VI cos थीटा गिवन है 9, तो VI कैसे निकालोगे, 9/cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू देखिए यहां पे गिवन है 3/5 दैट मींस 9 डिवाइडेड बाय 3/5, तो ये हो जाएगा 9/3 इंटू 5, तो ये 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो VI की वैल्यू जो है वो आपके पास आ चुकी है 15 VA वोल्ट एम्पियर। यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए VI sin थीटा यानी कि रिएक्टिव पावर की वैल्यू, तो रिएक्टिव पावर यहां बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। आपके पास VI तो आ ही चुका है 15 इंटू इसी में साइन थीटा का और मल्टीप्लाई कर दीजिए, और साइन थीटा ये रखा हुआ है आपके पास 4/5, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 12, दैट मींस यहां पे जो वैल्यू है वो आ चुकी है 12 VAR। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर आपको निकालना है तो आपको पता है एक्टिव पावर कितनी है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी 9 माइनस जे इंटू रिएक्टिव पावर हमारी कितनी थी 12, तो माइनस J12 VA, ये आ चुकी है आपकी कॉम्प्लेक्स पावर। तो इस तरीके से आप कोई भी पावर कैलकुलेट कर सकते हो। तो ध्यान रखना ये साइकिल अगर आपको याद रहे कि आपका इंपीडेंस पॉजिटिव नेगेटिव होगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो वैसी ही पावर होगी पॉजिटिव नेगेटिव, और बाकी अगर लीडिंग पावर फैक्टर है तो करंट लीड करेगी, और करंट लीड जो है वो आरसी सर्किट में करती है, और आरसी सर्किट में नेगेटिव साइन आएगा यहां पे, तो पावर में भी कॉम्प्लेक्स पावर में नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये साइकिल अगर आपको याद रहेगा तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक ही है जो मोटिवेट करते हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको लगता है हमारी वीडियोस नॉलेजेबल हैं तो इनको बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए, इससे बाकी लोग भी इससे फायदा उठा सकें। कभी भी रैंडम वीडियो मत देखिए, क्योंकि हर वीडियो में पुरानी वीडियो की लॉजिक रहती है। ऑर्डर वीडियो देखने के लिए सब्जेक्ट बाय वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी रहती है। टॉपिक बाय वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक अगर आपको चाहिए तो गेट का यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इससे आप लोगों तक लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच।